acute laryngotracheobronchitis. तो this is the inflammatory condition of the larynx, the trachea and the bronchi, तीनों को इन्वॉल्व कर रहा होता है. मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर ये होता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 1 एंड 2. इसकी वजह से हो रहा होता है. ये मोस्ट कॉमनली है 6 months to 3 years वाले बच्चों के अंदर. वो 2 to 7 में ज़्यादा कॉमन था. ये ज़रा छोटे बच्चे जो हैं उनमें ज़्यादा होता है. और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है उसके बाद. इसके अंदर सिम्टम्स क्या होंगे हमारे पास कि क्रूपी कफ होएगी. क्रूप नाम है, इसके अंदर क्रूपी कफ होती है. साथ में वीज़ होएगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ऑब्वियसली सारा एयरवे इन्फ्लेमेशन हुई है. इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर होता है, होसनेस होती है एंड फीवर होता है साथ में अप टू 39 to 40 डिग्री सेल्सियस. रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है क्योंकि, तो साथ में आप देखेंगे तो आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे वो होते हैं ना कि एसेसरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो, एंड सुप्रास्टर्नल इंटरकोस्टल रिसेशंस जो हैं वो भी नज़र आएंगी. जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो उसके अंदर आपका सिमिलर सिम्टम्स होंगे लेकिन थिक म्यूकस आ जाएगा साथ में. और डायग्नोसिस कैसे करना है आपने इसका, फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होएगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होएगा विद अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस, एंड इमेजिंग स्टडीज़ इसके अंदर करेंगे. तो ये देखें स्टीपल साइन नज़र आ रहा है, स्टीपल बना हुआ इस तरह करके ना, तो ये स्टीपल साइन नज़र आता है आपका चेस्ट एक्सरे पे. ट्रीटमेंट इसकी भी उसी तरह है. सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन जो है दैट इज़ आपका एसेंशियल सपोर्टिव मेजर्स देने हैं साथ में, जैसे कि रेस्ट है, आपका हाइड्रेशन है, ह्यूमिडिफिकेशन है, पारेंटल फ्लूइड्स हैं, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स दे देते होते हैं. एम्पिसिलिन 50 mg पर kg देते होते हैं डिवाइड डोजेस के अंदर जब आपकी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो रही हों साथ में. और साथ में आपने एड्रेनलिन दे देते होते हैं एज अ ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है, और ताकि डिस्निया रिलीव हो सके. और अगर फिर भी आपका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो सारे मेजर्स के बाद भी, तो फिर आप ट्रेकियोस्टमी कर देते होते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं पहले. एंड अगर 72 आवर्स से ज़्यादा हो जाए इंट्यूबेशन को तो दैन ट्रेकियोस्टमी करते होते हैं. उसके बाद क्रॉनिक लारिंजाइटिस आ जाता है हमारे पास. इसके मैंने इतने MCQs देखे नहीं हैं, क्रूप के और उसके तो आते हैं एक्यूट लारिंजाइटिस के, लेकिन इसके नहीं देखे मैंने. इसके वैसे हम देख लेते हैं कॉजेज़ क्या हैं इसके. कि अगर आपका एक्यूट लारिंजाइटिस रिजॉल्व नहीं हुआ या पैर नीजल साइनसिस की इन्फेक्शन कोई क्रॉनिक चल रही है, स्मोकिंग, अल्कोहल है, परसिस्टेंट कफ है या वोकल अब्यूज़ है हमारे पास, सिम्टम्स वही होंगे उसी तरह के परसिस्टेंट हॉर्सनेस है, हॉकिंग सही क्रो लाइक वॉइस नहीं होती उस तरह की होती है, थ्रोट क्लियरिंग पेशेंट बार बार कर रहा होगा, कफ होएगी उसे. डायग्नोसिस सिम्टम्स पे ही होता है और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं साथ में, लेरिंगोस्कोपी करके देख सकते हैं. ट्रीटमेंट यही है कि एक तो कॉजेज़ को आप करेंगे एलिमिनेट, तो अपर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आपने एलिमिनेट किया, इरिटेशन फैक्टर्स को किया, वॉइस रेस्ट एंड स्पीच थेरेपी आप करेंगे एडवाइस, साथ में स्टीम इनहेलेशन है, एक्सपेक्टरेंट्स हैं ताकि आपकी कोई म्यूकस वगैरह जो है वो रिमूव हो सके. एंड देन ये जो हैं ये आपके अनकॉमन इन्फेक्शंस हैं, इनके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम. तो ट्यूबरकुलस लारिंजाइटिस आकर सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी, इसमें स्वॉलिंग पेनफुल होएगी, अल्सरेशन ऑफ द लैरिंग्स वगैरह होती है. ल्यूपस है तो वो आपका जब नोज़ का फेरिंग्स का ल्यूपस होता है तो उसके साथ हो जाता है, ये पेनलेस और सिम्टोमेटिक ही होता है. सिफिलिस होएगा तो उसमें गमा फॉर्मेशन होती है टर्शरी में, लेंजियल स्टेनोसिस हो सकता है, और लेप्रेसी के अंदर भी इसी तरह से वो नीजल लेप्रेसी के साथ एसोसिएटेड होएगा, और स्टेनोसिस हो सकता है लेंजियल इनलेट का. दैट्स इट फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स. थैंक यू.